नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे सी टेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और यह पेपर आपका 29 जनवरी 2012 में हुआ था। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आपको CDP और EVS और मैथ्स सबके प्रीवियस ईयर की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? वैश्विक प्रवृत्तियां, परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, लड़कियों को क्या वरीयता दे रहे हैं। तो ये किस चीज़ का है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, फिर सामाजिक। दोस्तों, वाइगोत्स्की हमेशा किस बारे में बात करते हैं? बच्चों के सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, सामाजिक। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो वह डैश से प्रभावित है। तो इनमें से किससे प्रभावित है ये बताना है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। तो वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से किसके सिद्धांत पर आधारित है ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारिता। दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है सक्रिय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, सक्रिय भागीदारिता। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो बताना है इनमें से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन है हमारे पास बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। पूछ रहे हैं कि शिक्षक से संबंधित अधिगम। ठीक है, टीचर से संबंधित पूछ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा? ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछते कि विद्यार्थी से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, अधिगम अनुभव की प्रकृति। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक बताना है, तो कौन सा प्रभावित करेगा? विषय वस्तु में प्रवीणता। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन है हमारे पास धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित
चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग किसकी बात करते हैं? हमेशा नैतिक मुद्दों की बात करते हैं। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और पॉजिटिव वर्ड भी मिल रहा है हमें ना, चर्चाओं में उनको शामिल करके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो जिससे ऑप्शन है हमारे पास, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, शिक्षक को कक्षा के बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इनमें से बताना है। बच्चे के निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। और अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, या फिर केवल आनुवांशिकता का। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चों की विकास दर क्या होती है? भिन्न होती है। ये हमारा इससे पहले भी आया है क्वेश्चन। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीकों से सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, प्राक कल्पना परीक्षण, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राक कल्पना का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, भावात्मक। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या फिर बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। तो त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं ये बताना है। वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता,
सीखने की अनुपस्थिति शिक्षार्थियों में सामाजिक आर्थिक स्तर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।